भारत के ज्ञात 5000 साल का इतिहास जो समता और विषमता का संघर्ष कर रहा है। इसी संघर्ष को बहुजन या ब्राह्मणी संघर्ष करके भी जाना जाता है। इतिहास में बहुजनों के पक्ष में जिन्होंने अपना नेतृत्व दिया, उस नेतृत्व का इतिहास हम जानते हैं या जानने की कोशिश करते हैं। विद्यमान समय में भारत में बहुजनों का इस समता का संघर्ष जिस नेतृत्व के कंधे पर रहा है, उनमें से एक जिन्हें बामसेप का संस्थापक करके जाना जाता है, वह बामसेप के संस्थापक में से एक और भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेप और आज के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य माननीय बी.डी. बोरकर साहब, इनसे आज हम दूसरी बार त्रिवेज मीडिया टीवी के परिवर्तनाचे शिलेदार इस मराठी सदर में दूसरी बार रूबरू होने जा रहे हैं। साहब, त्रिवेज मीडिया टीवी के परिवर्तनाचे शिलेदार इस सदर में आपका स्वागत है। आपने बामसेप का संस्थापक ये जिम्मेदारी भी निभाई है। बामसेप एक भूमिका हमेशा रखती इस देश पर कि बहुजनों का एक अलग विचार यहाँ पे रखा जाता है, लेकिन आज महाराष्ट्र या उत्तर भारत में किसी भी राज्य में अगर हम देखते हैं तो आरक्षण के विषय में बहुजन एक दूसरे के खिलाफ उठ के लड़ रहे हैं, रास्ते पे आ रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र में भी एक बाजू ओबीसी वर्ग आ रहा है, दूसरे बाजू दलित आदिवासी वर्ग आ रहा है और तीसरी बाजू में मराठा वर्ग, जिन्हें हम ब्राह्मणेतर समाज के रूप में भी जानते हैं। क्या ये संघर्ष की वजह आज आपको नजर आती? क्या एक बहुजनों का जो संघर्ष आपने उसको खड़ा किया, उसका कोई असर आज देश में नहीं रहा, ऐसा आप मानते हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि उसका असर नहीं है। एक वर्ग बिल्कुल तैयार हुआ है कि वो समझ रहा है हम सब लोग एक है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस और इनसे जो धर्म परिवर्तित लोग जो है वो सब जानते हैं कि हम एक लोग हैं, लेकिन ये आज साइजेबल नहीं है। जिस अनुपात में ये वर्ग दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है और इग्नोरेंट वर्ग बहुत ज़्यादा है और इग्नोरेंट होने की वजह से ये जो सिचुएशन आप महाराष्ट्र में या देश में जो देख रहे हो वो आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन जो हम देख रहे हैं बामसेप के माध्यम से, इन सभी लोगों को जागरूक करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। दुख की जो बात है इसमें, जो लोग खुद को जागरूक कहते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग जो है खुद को जागरूक कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग जो है खुद को जागरूक कहते हैं और बैकवर्ड क्लासेस के, अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं जो खुद को जागरूक कहते हैं, वो वास्तव में ये जो ब्राह्मणिकल डिजाइन है उसको एक्सपोज करने के बजाय उनके ट्रैप में आकर आपस में लड़ रहे हैं। ये उनका ट्रैप है और उस ट्रैप में इनको एनकरेज करते हैं। ये इग्नोरेंट क्लास जो है, वो शेड्यूल कास्ट के हो, वो शेड्यूल ट्राइब के हो या बैकवर्ड क्लासेस के हो, इनको वो एनकरेज करते हैं आपस में लड़ने। तो ये तो सदियों से चल रहा है। ब्राह्मणिकल फोर्स इनको एनकरेज कर रहा है, लेकिन यदि हम मानते हैं ये बात कि बामसेप ये भी एक बुद्धिजीवी वर्ग का संगठन है या बुद्धिजीवी वर्ग का संगठन होते हुए भी उनकी जो कुछ बातें हो रही है उनको हम टैकल नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि बामसेप ने जो इग्नोरेंट समाज है, बहुजन समाज में, उनके लिए हर एक प्रेरणा स्रोत इतिहास से निकाल कर उन्होंने लाया है, फिर भी उनको जोड़ने में नाकामयाबी का सामना क्यों करना पड़ रहा है? क्या इन दोनों चीजों की क्या वजह? नहीं, उसमें सेल्फ इंटरेस्ट रहते हैं, प्राइमा फेसी वो सेल्फ इंटरेस्ट दिख। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी टेक एन एग्जांपल, मराठा लोग महाराष्ट्र के संदर्भ में देखा जाए तो वो रिजर्वेशंस की डिमांड कर रहे हैं। अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं उसको विरोध कर रहे हैं। उनको ये एप्रिहेंशन है कि वो हमें मिले, उनको ना मिले, और उनको ना मिले और अगर उनको मिलता है तो हमारे शेयर से उनको ना मिले। प्राइमा फेसी स्वाभाविक चीज है, लेकिन ये तरीका ही सोचने का ठीक नहीं। मुझे ये बताइए कि देश की संपत्ति से मुझे मेरा शेयर मिलना चाहिए, ये तो लॉजिकल, पर तुझे नहीं मिलना चाहिए देश की संपत्ति से, ये सोच अपने आप में गलत है। ये ब्राह्मणिकल सोच है। ब्राह्मण कैसे सोचता है? ब्राह्मण भी तो ऐसे ही सोचता है ना कि मुझे मिले, हमारे ग्रुप को मिले, बाकी दूसरों को नहीं मिले। और वही सोच अगर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस के लोग ऐसा ही अगर सोचते हैं तो मुझे नहीं लगता कुछ वो डिफरेंटली सोच रहे हैं। अच्छा, वो बाबा साहब का फॉलोअर भी खुद को कहते हैं। इफ यू एग्जामिन बाबा साहब की पर्सनालिटी और उनकी फिलॉसफी और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें उन्होंने डाली, तो उन्होंने ब्राह्मणों को जो स्पेशल राइट्स थे वो निकाल दिए और वो निकाल के वो सब नीचे वालों को दिए। उसमें सिर्फ शेड्यूल कास्ट को मिले, शेड्यूल ट्राइब को मिले, ओबीसी को मिले, जो बहुत ज्यादा गरीब है लेकिन इनमें नहीं आती है तो उनको नहीं। ऐसा नहीं सोचा ना उन्होंने। इफ यू रीड द फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो वो सबको मिले, सिर्फ निकाले किसके?
ये जो बाबा साहब की सोच है, ये जो फुले साहब की सोच है, इस सोच के दायरे में आज के शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस के लोग उसके तहत नहीं सोच रहे। ये समस्या है। क्या मैं इसका ये अर्थ ले सकता हूँ सरलता से कि आप ये चाहते हो कि मराठाओं को आरक्षण दिया जाए? यदि दिया जाए तो उसका तरीका क्या हो सकता है? मराठा को बिल्कुल रिजर्वेशन दिया जाए। ये इन लोगों को मैंने बताया है, बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को, प्रदीप को बताया, ढोबले को, इवन ये वो श्रावण देवरे को मैंने ये चीजें बताई कि तुम लोग मतलब जो सोच रहे हो, दो दृष्टि से मैं पहले तो एक बात बताया कि सबको मिलना चाहिए उनका शेयर देश की संपत्ति। दूसरा मैंने ये बोला कि भाई तुम खुद ओबीसी बने क्या और मैं खुद शेड्यूल कास्ट बना क्या? अगर मुझे अपॉर्चुनिटी दी होती, आज जो संविधान में लिबर्टी ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन है, और पूछते कि भाई बताओ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में आप क्या बनना चाहते, तो मैं तो शेड्यूल कास्ट नहीं बनना चाहता, ना ही मैं ओबीसी, मैं तो ब्राह्मण बनना चाहता। इसका मतलब यह है कि मैं खुद होके शेड्यूल कास्ट नहीं हुआ और तुम लोग खुद होके ओबीसी नहीं हुए, ब्राह्मणों ने ही बनाया है। तो फिर ब्राह्मणों ने ही बनाया है तो फिर मुझे ओबीसी बना सकते थे, तुमको शेड्यूल कास्ट। अच्छा, फिर तुमको शेड्यूल कास्ट बनाते तो तुम क्या करते फिर आप? तो आप वही करते, फिर शेड्यूल कास्ट के लिए काम करते। तुमको ओबीसी बनाया तो ओबीसी के, तो तुम और ऐसी कौन सी नई चीज कर रहे हो? आप तो वही चीज कर रहे हो जो ब्राह्मण चाहते हैं। तो ये उनको मैंने समझाया। एक एस्पेक्ट ये। दूसरा एस्पेक्ट है, ये लड़ाई हमारे महापुरुषों ने शूद्र अति शूद्र वर्सेस सेठजी भटजी बनाई, वही बाबा साहब ने आगे ले गई। तो अगर ये लड़ाई है तो इस लड़ाई में आप मराठों को कहाँ रखना चाहते? आप मराठों को ब्राह्मणों के कैंप में रखना चाहते हैं, अपने कैंप में। और आंदोलन की दृष्टि से अगर महापुरुषों ने उन्होंने अपने साथ रखा तो तुम उनको उनके कैंप में भेज रहे हो और फिर बोल रहे हो कि फुले बाबा साहब का आंदोलन हम चला रहे हैं। ये एक एस्पेक्ट। आपका सवाल का जो दूसरा मुद्दा है कि क्या बाम से पैसा सोचती है कि मराठा या जाट या गुज्जर इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए? हम ऐसा सोचते हैं, उनको मिलना चाहिए। इसके दो कारण है। हमारे साथ है, हिस्टोरिकली भी वो यहीं के है। शूद्र अति शूद्रों की उनकी टर्मिनोलॉजी, ब्राह्मणों की टर्मिनोलॉजी है ये, उस टर्मिनोलॉजी में भी वो यहीं के है। ये लार्जर जो 85% जो है ये बनता है, उसके लिए इधर होना चाहिए। वो लोग कॉन्स्टिट्यूशंस के दायरे में अगर एग्जामिन करते हैं तो अभी रात को मैं वो पढ़ रहा था, जस्टिस सावंत का आर्टिकल आप लोगों ने भी पढ़ा होगा मेरा ख्याल है, इंडियन एक्सप्रेस में जो उन्होंने वो क्लियरली लिखा है कि आर्टिकल 15 में और 16 में अंतर है। आर्टिकल 15 रिलेट्स टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स लिखा। इसका मतलब शेड्यूल कास्ट को मिल सकता है एजुकेशन, शेड्यूल ट्राइब को भी मिल सकता है, और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटी। इसका मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स या बाबा साहब ने एक ऐसा और भी वर्ग ढूंढा है जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब नहीं है पर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, उनको भी मिलना चाहिए। जहां तक मराठों का सवाल है तो वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है या नहीं एग्जामिन करने का मामला है। जहां तक एजुकेशनली और उनका जैसे मीडिया में जो आ रहा है कि उनके बाल बच्चों का एजुकेशन वगैरह नहीं हो रहा है मराठों का, मराठे जो है अनग्रेटफुल पीपल है टू देयर ओन कास्ट। जो डोमिनेंट मराठा है वास्तव में उन्होंने इन लोगों के लिए काम नहीं किया जो आज निचले स्तर पे मराठा जी रहा है, माथाड़ी कामगार करके जी रहा है। तो वो अनग्रेटफुल एंड सेल्फिश लोग हैं उनके, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इनको उठाने की, उन्होंने नहीं उठाया लेकिन बाबा साहब ने उनको उठाया। आर्टिकल 16 के तरफ जाते हैं तो वहां जो टर्म आई हुई है वो वहां है बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। एक तरफ लिखा है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, दूसरी तरफ लिखा है ओनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। जस्टिस सावंत अपने इसमें ये कह रहे हैं एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। वो बोल रहे ये तो दो डिस्टिंक्ट है। एजुकेशन में मराठों को नहीं मिल सकता क्योंकि वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं है, लेकिन वो एजुकेशनली और इकोनॉमिकली तो बैकवर्ड है। वो एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। और आर्टिकल 16 में सर्विसेज के रिजर्वेशंस के लिए एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन लिखा है। जब एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन है तो जो लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड रहते हैं उनको बैकवर्ड नहीं बोल सकते क्या? ये उन्होंने क्वेश्चन सवाल खड़ा कर दिया। जिनकी हालात आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं है, क्या उनको इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं कहेंगे? और जब उनको इकोनॉमिकली बैकवर्ड कहेंगे तो एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन में वो कवर हो जाएंगे और इसलिए उनको रिजर्वेशंस दिया जा सकता है।
लेकिन एक बात बामसेप ये मानती है कि किसी भी व्यवस्था में जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होता तो राजकीय सत्ता का भी परिवर्तन नहीं होता। हम अगर देखते उत्तर भारत में गुज्जर, जाट, पटेल और महाराष्ट्र में मराठा, इस कम्युनिटी के हाथ में पॉलिटिकल पावर, तो क्या इसका मतलब ये नहीं होता है कि इन्होंने कुछ तो सामाजिक परिवर्तन अपने बलबूते पर लाया हो, उस तहत उनको सत्ता मिली हो, लेकिन फिर भी इनके बावजूद इनकी सत्ता किसी ओबीसी, एससी, एसटी कम्युनिटी को हित संबंध वाली नहीं लगती? क्या इसकी वजह हो सकती? इसका कारण ये मैंने पहले ही बताया आपको कि दे आर द मोस्ट अनग्रेटफुल पीपल टू देयर ओन कास्ट। मैंने ही बताया अभी थोड़ी देर पहले, मतलब लीव असाइड दी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस, अदर बैकवर्ड क्लास, दे आर अनग्रेटफुल टू देयर ओन पीपल, मतलब दे आर दी सेल्फिश लॉट। अब आपका जो दूसरा सवाल है कि अगर बामसेप ये सोचती है कि एवरी पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन प्रेसिड्स बाय ए सोशल रिवॉल्यूशन, तो अगर उनको पॉलिटिकल पावर मिला तो उसके पहले सोशल रिवॉल्यूशन हुआ होगा। ये हुआ। बाबा साहब ने भी कोट किया है अपने ग्रंथों में, पंजाब का रिवॉल्यूशन हुआ, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, उसके पीछे गुरु नानक जी की जो मूवमेंट है या यहाँ जो है तुकाराम की मूवमेंट है, ये बाबा साहब ने कहा। इन दी मॉडर्न इंडिया में अगर हम इसको देखते हैं तो मॉडर्न इंडिया में ये जिस ढंग से डेमोक्रेटिकली जो वोट्स का जो पावर मिला तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से मिला, क्योंकि ब्राह्मण जो है 3.5% है और लैंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, लैंड ओनरशिप जो रही है ये इट हैज गॉट इन द हैंड्स ऑफ दीज मराठा, उसकी वजह से, और उसमें इकोनॉमिकली वो उस वक्त स्ट्रांग रहे हैं और उसका उन्होंने पॉलिटिकल पावर कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल किया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशंस का बेनिफिट है, उनको मिला है, बट उसके बाद उन्होंने जो करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया है? और आज क्यों, मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस के लोग ही उनके खिलाफ में, इवन देयर ओन पीपल आर नाउ अगेंस्ट, जो खुद को मराठा बोलते हैं वो खुद उनके खिलाफ में है। आप देखेंगे कि जस्टिस कोलसे पाटिल मतलब डेडली ही टॉक्स अगेंस्ट देम, या ब्रिगेडियर सावंत टॉक्स अगेंस्ट देम, शरद पवार वगैरह के खिलाफ में ओपनली वो बोलते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए कहा कि दीज आर नॉट ऑनेस्ट पीपल, दे आर नॉट सिंसियर पीपल फॉर द कॉज ऑफ देयर, मतलब एज ए नेशन तो दूर की बात है, इवन फॉर देयर ओन कम्युनिटी। तो इस चीज़ को हमने इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, हमने, ऐसा मुझे लगता है। इन सारे एस्पेक्ट में सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो सामाजिक तौर पे एक संगठन के तौर पे बामसेप की तरफ आती है, क्योंकि विगत 4 दशकों में बामसेप ने एससी, एसटी, ओबीसी और जो शूद्र में आते हैं लेकिन इन कैटेगरी में नहीं, वो मराठा हो, गुज्जर हो, पटेल, इनके हित संबंध में बामसेप ने अपना संगठन बना। तो इन रास्ते पे उतरे हुए लोगों को आपसी समझौता करने के लिए या आपस में समझदारी बढ़ाने के लिए क्या बामसेप ने कोई पहल अभी सोची? हाँ, बिल्कुल सोचिए। एक्चुअली हमने इन लोगों को इस ढंग की समझ देने की कोशिश की है। मतलब मैं बताऊं, पिछले 10-15 साल से स्पेशली ओबीसी के लोगों को इस दिशा में समझ दी, तो इसलिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के लोग एक जैसा सोचते हुए नजर आ रहे हैं। और सिर्फ अभी जब मराठाओं को देने का मामला आया तो ओबीसी के लोग अदरवाइज सोचते। अब वो हम उनको जो सोच देंगे वो उनकी जो एग्जिस्टिंग लीडरशिप है उनके माध्यम से ही दे सकते, क्योंकि आज भी कास्ट का प्रभाव समाज के ऊपर इतना ज़्यादा है कि पीपल डू नॉट वांट टू गो बियॉन्ड कास्ट, डू नॉट वांट टू इंटरैक्ट बियॉन्ड कास्ट। तो मुझे अगर ये सब समझ है भी तो मैं एक ग्रास रूट के मराठा के पास और ओबीसी के पास जाके समझाने में परेशानी है, और इसलिए उसमें जो थोड़ी बहुत समझ रखने वाला जो एजुकेटेड क्लास है ओबीसी में या मराठा में, उनको मैं समझा सकता हूँ, उनको हमने समझाया भी। लेकिन अल्टीमेटली यू सी क्लास इंटरेस्ट, कास्ट इंटरेस्ट जो है इतना ज्यादा कास्ट माइंड को ऑक्युपाई कर रहे, बहुत ज्यादा ऑक्युपाई कर रहे कि एक हद तक एक आदमी कास्टलेस दिशा में सोचता है और एक पॉइंट पे जाके ही फॉल्स बैक अगेन इन द कास्ट। ये जो ओबीसी के लोग आओ जो आज जो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, वो ये कारण, वो बोल भी रहे, मैंने मतलब देवरे के भेजते रहता है मुझे मेल, वो एक तरफ बोलते हैं कि हम मराठा के इसमें रिजर्वेशंस के खिलाफ में नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो माहौल मतलब क्रिएट कर रहे हैं, दैट गिव्स एन इंप्रेशन दैट दे आर अगेंस्ट। ये ठीक नहीं है। हमने इनको समझाया, मैंने यहाँ तक भी समझाया, मतलब प्रदीप को समझाया, श्रावण देवरे को तो गंगावा ने साहब ने मतलब 1-1.5 घंटा टेलीफोन पे बात की,
जब मैं प्रेसिडेंट था, मैं बोला बात करो उनसे, समझाओ उनको ये समझाया, प्रदीप को स्पेशली 1-to-1 घर में बुला के, मैं प्रदीप ये बताओ, आपके लोग मतलब ओबीसी के जो हमारे भाई है वो ये सोचते हैं कि अगर मराठों को रिजर्वेशन मिलता है तो हमारा सब कुछ वो मराठा ले जाएंगे, ये फीलिंग है। मैं बोला प्रदीप मराठों को छोड़ो, आप ओबीसी में आते हो? तो बोले सर हाँ। अच्छा मुझे बताओ तुम्हारे बच्चों को रिजर्वेशन मिल सकता? बोले सर ना। मैं बोला क्यों? वो इसलिए नहीं कि क्रीमी लेयर का जो क्राइटेरिया डाला हुआ है उसकी वजह से नहीं मिल सकती। तो मैं बोला अगर तुम्हारे को नहीं मिल सकती तुम ओबीसी होने के बावजूद, तो मराठा तुम्हारा सब कुछ ले जाएंगे, ये भावना कैसे पैदा हुई? एक और मैं बोला मतलब जो मनीड मराठा है वो तो नहीं ले जा सकता, तो फिर जो गरीब है आपको नहीं लगता ऐसा कि मतलब वो उन गरीबों को भी कुछ मिलना चाहिए करके? अगर आपको ऐसा लगता है कि उनको भी नहीं मिलना चाहिए तो फिर तो हमें ह्यूमन सेंसिटिविटी बिल्कुल नहीं है, हमें मिलना चाहिए क्योंकि हम बहुत नीचे है, दबे हुए हैं, सब कुछ हमें मिलना चाहिए, बट वो दिख रहा है उसको नहीं मिलना चाहिए, देख रहे हो? बोले इस ढंग का ह्यूमन अप्रोच अगर नहीं रहा तो वो रियलाइज तो करते हैं, बट जैसे मैंने कहा कि एक हद तक आदमी मतलब कास्टलेस सोसाइटी की दिशा में सोचता है और उसके बाद उनके जब सेल्फ इंटरेस्ट आते हैं तो फलवक हो जाता है, ये ठीक नहीं है। पर दूसरी बात, ओबीसी संगठनों का सबसे बड़ा आक्षेप जो रहा इस बात पर रहा है कि मराठाओं को जो आरक्षण दिया जाएगा वो स्वतंत्र दिया जाए, ना कि एज ए ओबीसी, या ओबीसी में से उनको कोई आरक्षण ना दिया जाए, ये वो बात कह रहे। दूसरी एक बात वो कहते हैं कि अभी ओबीसीओ की तरफ से एक बात आई है कि ओबीसीओ को भी एट्रोसिटी का संरक्षण मिलना चाहिए। तो इसके पीछे वो एक तर्क देते हैं कि गांव में आज भी मराठा, समझो किसी नाभिक समाज का हो, सुतार समाज का हो, इन समाज के लोगों के प्रति उनकी जो बात होती है वो जाति को लेकर होती है, जाति से लेकर उत्पीड़न ओबीसी समाज का भी होता है। ये उनका प्रैक्टिकल आक्षेप मराठाओं के ऊपर। तो इस बात को, इस प्रॉब्लम को हमारे तरफ प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या हो सकती है आज? इनका एकमात्र सोल्यूशन है, आप ये बाकी जो कानून के दायरे में सॉल्यूशन जो ढूंढ रहे हैं लोग, ये अपने आप में गलत है। मुझे बताओ SC/ST प्रिवेंशन ऑफ SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट 1989 में बना, उसके पहले भी है, डिफरेंट नाम से था, 89 में बना ना। मुझे ये बताओ कि क्या उससे SC/ST के ऊपर जो एट्रोसिटीज कम हो गई? तो अगर उसमें, मैं खिलाफ में नहीं, अगर उन लोगों के साथ भी जातीय भावना के साथ जो MBCs है, इसको MBCs कहते हैं, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, इनके ऊपर भी जातीय भावना से अन्याय अत्याचार अगर हो रहा है तो उनको भी प्रोटेक्शन प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के तहत नहीं मिलना चाहिए। इस मत का मैं नहीं हूं, उन्हें भी मिले, लेकिन उनको मिलने के बावजूद भी क्या समस्या हल हो जाएगी? अगर 1989 से कानून है, समस्या हल नहीं हुई, तो मेरा मतलब है कि प्रॉब्लम लाइज समवेयर एल्स एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट सॉल्यूशन समवेयर एल्स। वेयर लाइज द सॉल्यूशन? बेसिकली समस्याओं का सही निदान करना चाहिए और उसका सही सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। सही निदान क्या है? सही निदान है उन लोगों को ही उनकी समझ विकसित करो, उनको समझाओ, एक बात ये। दूसरी बात ये है कि आज भी SC/ST के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, तो क्या वो सिर्फ मराठा जी कर रहे हैं? गांव में डोमिनेंट अदर बैकवर्ड क्लासेस की जो कास्ट है वो भी कर रही है। वो इसका मतलब जो है, कोई भी जो कास्ट के दायरे में सोचते हैं, ऊंच नीचता के दायरे में जो सोचते हैं, वो लोग ऐसा कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे पुरखों ने कास्ट को तोड़ने का पूरा मामला बनाया ताकि कास्ट के दायरे में न सोचे, ह्यूमन बीइंग के दायरे में सोचे, इक्वल राइट्स के बारे में सोचे। जब ऐसी सोच बन जाएगी समाज, तो समस्या हल हो जाएगी। आज जो हमारी समस्या है, इस दिशा में जो काम करना चाहिए, जिस अनुपात में काम करना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। बामसेप अपने एफर्ट्स इस दिशा में लगा रही है। बामसेप के जो एफर्ट्स है वो इस दिशा में है एंड देयर आर डेफिनेट पाल्पेबल चेंजेस है, लेकिन जिस अनुपात में चेंजेस होने चाहिए वो नहीं नजर आते। उस अनुपात में जिस दिन ये चेंजेस होंगे, ये समस्या हल हो जाएगी। ये अनुपात न बढ़ने की खामियां जो है, ये किस वजह से? कास्ट की वजह से है। ये कास्ट की ही वजह से है। कास्ट और कास्ट की माइंडसेट जो बनी हुई है उसकी वजह से है, और इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो एनर्जी लगनी चाहिए वो हमारे समाज के लोगों के पास नहीं है,
और जो है वो इस दिशा में सोच नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बामसेप के लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन बामसेप के अलावा जो इंटेलेक्चुअल क्लास है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में और बैकवर्ड क्लासेस में है, वो इस दिशा में काम नहीं कर रहा है। वो इनफैक्ट उनके साथ लड़ाई वाला मामला करता है। इंटेलेक्चुअल क्लास उनके दिमाग में चेंजेस लाने के लिए काम नहीं कर रहा है। वो उनके दिमाग में चेंजेस लाने के लिए काम करने का जो मामला है, उसके लिए इंटेलेक्चुअल लेवल और हाउ टू पेनिट्रेट द माइंड स्ट्रेटजिकली ये समझ नहीं है। मैंने कहीं बामसेप के मीटिंगों में ये कहा कि ये आप लोग ऐसे बोलते रहते हो शेड्यूल कास्ट के लोग, ये ओबीसी के लोगों को समझ में नहीं आता। मैंने कहा आपको समझ में आता है? बोले हाँ सर हमारी समझ में आता है। तो आप आदमी हो, तुम्हारे समझ में आता है? एक आदमी की बात दूसरे और वो क्या गधे हैं कि आपको समझ में आता है उनको समझ में नहीं आता? फिर मैं और एक एग्जाम्पल और भी देता हूँ। एक मास्टर अपने क्लास में पहली कक्षा में पढ़ाता है तो वो लड़के को अ कब तक पढ़ाता है? तो बोला सर वो उसको अ जब तक लिखना नहीं आता समझता नहीं तब तक पढ़ाता है। और अगर लड़का नहीं समझा तो क्या करता है मास्टर? बोले फिर से पढ़ाता है। तो आप जो बोल रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को समझ में आता, ओबीसी के लोगों को समझ में नहीं आता, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको समझाना नहीं आता और आप उसको जिम्मेवार पकड़ रहे हो। ये गलत है, ये गलत है, ये समझाना पड़ेगा। पर ऐसा देखा गया कि वामसेप एक सामाजिक संगठन है जो समाज परिवर्तन की दिशा में अग्रसर। एक दौर ऐसा आया कि वामसेप ने यह भी सोचा कि हमें लिखे पढ़े लोगों को या एलाइड क्लास को अगर हमारा विचार अगर समझाना है तो डॉक्टर को समझाने के लिए डॉक्टर्स, इंजीनियर को समझाने के लिए इंजीनियर, ये क्लास बेस्ड की सोच हो गई। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ कि मराठा, ओबीसी और हर कम्युनिटी को, हर जाति में उसी जाति के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके उसी जाति में ले जाकर उनके द्वारा प्रबोधन करने की बात क्यों नहीं छेड़ी गई, या इस मूवमेंट को गति क्यों नहीं दी? नहीं वो की गई, वो आपको दिख नहीं रही, वो की गई। लेकिन कास्ट का मामला इतना ज्यादा है, हमारे पास भिन्न भिन्न कास्ट के लोग हैं आज बामसेप में। बैकवर्ड क्लासेस के लोग, भिन्न भिन्न कास्ट के लोग बामसेप में जुड़े। मुझे पता भी नहीं है क्योंकि यहाँ हम कास्ट पूछते नहीं, लेकिन पता हो जाता है तो वो है। और वो अपनी अपनी कास्ट में काम भी कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं, लोग समझ रहे। अनुपात नहीं बढ़ रहा है, अनुपात नहीं, वो लोग समझ रहे इस बात को। आप सतना, रीवा, सीधी, ये जो रीजन है वो एग्रेसिवली इस अम्बेडकराइट, फुले अम्बेडकराइट मूवमेंट को लेके जा रहे हैं। वो कुर्मी है, वो लेके जा रहे हैं। बिहार में, अभी मैं बिहार गया था, बिहार में कोयरी एक कास्ट वो उसको लेके जा रही है। ऐसे कहीं लोग इस चीज को समझ रहे हैं और ये बात भी सही है, बामसेप की तरफ देख भी रहे हैं कि भाई इस चीज को अगर बामसेप इसको और ज्यादा फैलाती है तो वो साथ देंगे। और मुझे लगता है कि ये हो रहा है। आज देश का जो माहौल है, जिस तरह की राजनीतिक सत्ताएं आ रही है, तो क्या ये आपको लगता है कि कोई प्रस्थापित विचार फिर बाउंस बैक होने जा रहा है आज हमारे देश में? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा। प्रस्तावित विचार एबेरेशन है। मोदी का चुन के आना ये एबेरेशन है और हमारे लोगों की नादानी। मैं फिर वहीं आ रहा हूँ, हमारे अनपढ़ लोगों की नादानी है और पढ़े लिखे लोगों को भी नादानी है कि उन्होंने उनको जागरूक नहीं किया समय पे। तो ये एबेरेशंस है और ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि इसलिए नहीं होगा कि समाज अपने अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो रहा है। आप 1950s, 80s और 2016 को आप खुद देख लीजिए, एक अनपढ़ आदमी भी वो अपने अधिकारों की बात कर रहा है। कल मैं रिक्शा से ट्रैवल कर रहा था थाना में, बोलता है सर ये रिजर्वेशंस वगैरह मिलेगा कि नहीं? मैं बोला जरूर मिलेगा। और वो खुद बोला ये सब ये जाति का मामला ब्राह्मणों ने फैलाया करके। एक रिक्शा चला रहा है, दाढ़ी तो बड़ी हुई है। इसलिए एक उस लाइन का उसको चैनलाइज करने वाला नेतृत्व जो पॉलिटिक्स में चाहिए, जैसे ही उनको मिल जाएगा वो चैनलाइज हो जाएगा। लेकिन मैं कतई नहीं मानता कि वो ब्राह्मणिकल फोर्सेस फिर से आ जाएगी। ये नादानियां आने वाले 10 सालों तक क्या चलती रहेगी? नहीं, इतना 10 साल बहुत ज्यादा पीरियड है। दे विल थ्रो देम आउट। ये समाज जो है जिस लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में जागरूक हो रहा है अपने अधिकारों के लिए, वो उनको दे विल थ्रो देम आउट। वो दुनिया भर की वो जगलरी करते रहते हैं और उस लेवल की जागृति नहीं होने की वजह से ये चीजें बन जाती है। वो 15 दिन का खेल खेलते हैं, पैसा उनके पास है। क्या नई परिस्थितियों में बहुजन समाज को ट्रैप करने की और नई शक्लें वो बाहर नहीं लाएंगे?
वो क्यों नहीं लाएंगे? उन्होंने क्या करना चाहिए? उनसे क्या हम अपेक्षा कर सकते हैं? आओ भाई, अभी तुम लोगों का टर्न है, सत्ता में आके बैठो दिल्ली में, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या? वो सब कुछ करेंगे और उन्होंने करना भी चाहिए। वो हमने क्या करना चाहिए, हमने क्या करना चाहिए और किस ढंग से अपने समाज को अपने साथ रख के इनको मतलब पदच्युत करना चाहिए, ये हमारा मामला है, उसमें हमारा फोकस ज्यादा होना चाहिए। सर, ये एक बात है कि बामसेप एक विचारवंतों का संगठन है। ये संगठन समझो हमारे बीच कोई राजनीतिक नेता है, कार्यकर्ता, वैचारिक दिशा से कुछ गलती होती या जो भी कुछ होता है, तो ऐसे नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ एक कम्युनिकेशन गैप क्यों बढ़ रहा है? कम्युनिकेशन क्यों नहीं बनाना चाहती या क्यों दिखता नहीं? यदि हमारे पक्ष के जो भी हो, नेतागण हो, राजनीतिक हो, किसी भी जगह हो, किसी प्रस्थापित संस्था की तरफ आकृष्ट हो जाते हैं, लेकिन उनको वहां जाने से रोकने के लिए क्या हमारा ये संगठन अंदर से कोई प्रयास या कम्युनिकेशन नहीं करता है? अगर करता है तो उसका भौतिक स्वरूप क्यों नहीं दिखता है? नहीं, हम करते ही नहीं। अगर मैं कंक्लूड कर लिया सर्वांगीण विचार करके कि ये एक नंबर का सेल्फिश आदमी, मतलब अपने स्वार्थ के लिए वो उधर जा रहे हैं, तो अब आपका जो सवाल है कि इनके साथ क्यों नहीं प्रयास होने चाहिए, हम करते ही नहीं। हम क्यों करें? जब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये आदमी एक नंबर का सेल्फिश है, तो उनको उनके साथ डायलॉग काय के लिए करे और अपना समय बर्बाद करे? मैं आपको एक एग्जांपल दूं। मैं 1992-93 की बात है, मैं बामसेप में तब भी एक्टिविस्ट था। नागपुर में एक सगाई वो कार्यक्रम हो रहा था, वो मेरी भतीजी की और मेरे भांजे के साथ वो हो रही थी, और इंसिडेंटली मैं टूर पे नागपुर में ही था। मेरे पिताजी ने वो ऑर्गेनाइज करवाया था, मतलब उनसे मिलवाया था। तो वहाँ राजा भाऊ खोबरागड़े की मिसेस इंदिरा ताई कामले, शायद आप जानते होंगे, हाँ? कामले नाम था, फिर खोबरागड़े साहब की मिसेस बनी थी, वो भी आई थी क्योंकि वो उनसे भी कुछ रिलेशंस थे। तो किसी ने बताया कि ये बोरकर इधर बैठे हैं, ये बामसेप के कार्यकर्ता है। बामसेप के बारे में तो दिलचस्पी रही है लोगों, रिपब्लिकन पक्ष के लोगों में भी सब हमारे बारे में जानकारी है सब उन। तो उसने मुझे बुलाया, तो बोले आपका नाम बोरकर है? मैं बोला हाँ। आप बामसेप के कार्यकर्ता हो? तो मैं बोला हाँ। तो बोले आप एक काम क्यों नहीं करते? बोला कौन सा काम? बोले सब रिपब्लिकन पार्टी के सभी लोगों को इकट्ठा लाने का काम आप क्यों नहीं करते बामसेप वाले? तो मैं बोला मैडम आप क्या बात कर रही है, हम एक कर्मचारी वर्ग का संगठन है, उसमें हम काम करने वाले लोग हैं, और अब ये बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स जो है उनको इकट्ठा लाने का काम बामसेप को करने के लिए आप बोल रही है? नहीं, बोले आप लोग कर सकते हैं, आप लोग चाहो तो कर सकते हैं। अब वो मैं एक्चुअली उस चर्चा में पढ़ना नहीं चाहता था, मैं निकल जाना चाहता था उस चर्चा से, लेकिन वो मुझे चर्चा में घेर रही थी। तो मैं बोला मैडम ये बताइए कि रिपब्लिकन पार्टी पहले कितनी थी? तो बोले एक थी। मैं बोला आप कितनी है? 10-15 तो है बोले। तो मैं बोला ये 10-15 क्यों हुई? तो बोले स्वार्थ पार्टी। तो मैं बोला फिर आप मुझे क्यों बोल रहे कि ये स्वार्थी लोगों को इकट्ठा लाने का काम करो, जब तुम खुद कंक्लूड कर दिया है कि ये सब स्वार्थी लोग हैं इसलिए ये अलग अलग है, तो इनको इकट्ठा लाने का काम हमको क्यों बता रहे? और अगर ये आ भी जाएंगे तो कौन सा भला होने वाला है? तो ये वो बात है, इसलिए हम उनके ऊपर काम नहीं करते। और ये कांशीराम ने भी उस वक्त यही सोचा। कांशीराम कुड सक्सीड ओनली बिकॉज ही वाज नोइंग कि ये एक नंबर के स्वार्थी लोग हैं, तो उनसे कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती है। समाज को जो लीडरशिप देने का जो मामला है, उसकी जो एक क्वालिटीज होती है, द लीडर्स मस्ट बी ऑनेस्ट, सिंसियर, डेडिकेटेड, कमिटेड, knowledgeable. If you measure all these qualities in a personality, I don't find such type of leaders जिनको रिकॉग्निशन मिला है समाज। वो रिकॉग्निशन क्यों मिला? वो रिकॉग्निशन इसलिए मिला कि समाज की समझ ही उतनी है। भाई समाज की जितनी समझ विकसित है उसी अनुपात में दूसरे व्यक्ति को समझ सकता है। अब उनकी समझ उतनी विकसित है तो इन लोगों को मान्यता प्राप्त मिली, लेकिन इफ यू एग्जामिन देम with regards to these qualities of the leadership, they stand nowhere. They are neither honest, nor sincere, nor dedicated, nor knowledgeable. ये समस्या है हमारी। So to sum up, हमारी जो समस्या है, तो वैक्यूम ऑफ लीडरशिप, वैक्यूम है हमारे समाज में, और हम ये चाहते कि ये भरे। वो सिंसियर, डेडिकेटेड, ऑनेस्ट और नॉलेजेबल लोगों की फौज जब तक हम तैयार नहीं करते, तब तक इस समाज को वो दिन देखने को नहीं मिलेंगे जो फुले साहब ने और बाबा साहब को हमको दिलाए थे। उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। लॉन्ग रन फाइट है, लेकिन इसका मतलब कंटिन्यूटी में भी हमने कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। एक आखिरी सवाल इस संदर्भ में करते हैं कि आरपीआई या कोई भी राजनीतिक दल
जो टूटता बिखरता नजर आता है। हाँ लेकिन समाज बामसेब की तरफ जो देखता है, हाँ। सबसे बुद्धिजीवियों का एक संगठन है, हाँ। स्वार्थ त्याग किए हुए लोगों का संगठन, फिर भी इसमें कुछ न कुछ फ्रैक्शन आ जाती है। हाँ। तो इसकी भी एक क्या वजह है? वो भी मैं बताता हूँ क्योंकि ये सब समस्याएं मैंने झेली है। पिछले मेरा जो सफ़र रहा है बामसेब में 1978 से मैं लगा हूँ, तो इसको हमारे समाज को जो ऑर्गेनाइजेशन बनने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी, इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशन में बिखराव होता है वो तो दिखता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन बनती कैसे है इसके बारे में जानकारी नहीं है। कोई 10 लोग इकट्ठा आके संगठन नहीं बनाते, ऐसा नहीं होता। संगठन बनने की जो प्रक्रिया है, कोई एक ही व्यक्ति सोचता है। वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, आर वी नॉट अ ह्यूमन बीइंग? हमारे साथ ह्यूमन बीइंग जैसा व्यवहार क्यों नहीं हो रहा है, हमारे साथ जानवर जैसा व्यवहार क्यों हो रहा है? ऐसा कोई एक ही आदमी सोचता है। वो अकेला ही फूले था, वो अकेला ही बुद्ध था, वो अकेला ही डॉक्टर आंबेडकर। फिर जब वो सोचता है तो वो एंटायरिटी में सोचता है, सर्वांगीण दृष्टि से सोचता है। फिर उसको दर्द होता है, वो सब सोचता है तो और ज्यादा दर्द होता है, और जब ज्यादा दर्द होता है तो वो इससे निकलने का रास्ता ढूंढता है। मतलब पहले समस्या सोच के ऊपर सोचता है, समस्या का अध्ययन करता है, और फिर उससे निकलने का रास्ता ढूंढता है, मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर। और जब वो रास्ता ढूंढता है तब वो सोनवणे साहब के पास जाता है और बोलता है, सोनवणे साहब आपको नहीं लगता हमारे समाज के साथ ये हो रहा है? सोनवणे साहब भी बोलते हैं, हाँ आपकी बात सही है, वो तो रहा है ऐसा हमारे साथ। आपको ऐसा नहीं लगता कि हमने कुछ करना चाहिए इसे अपने समाज को निकालने के लिए? सोनवणे साहब बोलते हैं, हाँ जरूर करना चाहिए हमने इससे निकलने के लिए। क्या हुआ? पहले अकेले आंबेडकर था, अब उसके साथ एक सोनवणे जुड़े, क्या हुआ? संगठन बन गया। फिर जाते अपने अपने घर में सो जाते। दूसरे दिन सोनवणे आके उनको बोलते हैं कि मैं कल तुम्हारे साथ था, आज नहीं। क्या हुआ? संगठन टूट गया। संगठन बनने की प्रक्रिया वैचारिक स्तर पर एक जैसा सोचने की है। एक ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए एक जैसा सोच के इकट्ठा रह के उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने की प्रक्रिया संगठन है। लेकिन वो दूसरे दिन टूटता है। वो इसलिए टूटता है कि दूसरे दिन सोनवणे जी डिफरेंटली सोचते हैं। तो इसका मतलब संगठन टूटने की जो प्रक्रिया है ये होती है क्योंकि ये थॉट से जुड़ी हुई। इनफैक्ट मैंने ये कहा है, आई एम ऑन रिकॉर्ड, कि संगठन बनाने की प्रक्रिया ही अननेचुरल है। ये अननेचुरल है। नेचुरल क्या है? नेचुरल थॉट है। थॉट नेचुरल है। हर व्यक्ति के दिमाग में नैसर्गिक रूप से आजू बाजू की जो परिस्थितियां है उस परिस्थितियों के संदर्भ में कुछ थॉट आता है और हर व्यक्ति के दिमाग में, और उसी परिस्थिति को देख के हर व्यक्ति के दिमाग में डिफरेंट ढंग का थॉट आता है, एक जैसा नहीं आता है। वो नेचुरल है। लेकिन जो डिफरेंटली सोचने वाले लोगों को इकट्ठा बिठाने का ये अननेचुरल है, और इसलिए ये संगठन टूटते हैं। बामसेब जैसे भी संगठन टूटे हैं। आपका बेसिक सवाल था कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि लोग सेल्फ, मैंने पहले भी बताया, ये अगर अननेचुरल है दो डिफरेंट सोचने वाले लोगों को इकट्ठा लाना, लेकिन वो क्यों आए इकट्ठा? वो दोनों लोग इकट्ठा क्यों आए? पहले डिफरेंट सोचते थे, फिर एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन किया, इंटरेक्शन करने के बाद बोला कि हाँ मैं आपके साथ हूं, मतलब एक मत के हुए। फिर कल वो डिफरेंटली सोचने लगे, संगठन तोड़ दिया उन्होंने। लेकिन क्या वो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को बताया इसलिए इकट्ठा है? ये नहीं है उनका इकट्ठा आने का कारण। उनका इकट्ठा आने का कारण है वो ऑब्जेक्टिव, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए वो इकट्ठा है। तो क्या वो ऑब्जेक्टिव हासिल हुआ अभी? अगर वो ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हुआ जिस ऑब्जेक्टिव के लिए वो इकट्ठा है, तो उनको अलग जाने से किसने बोला? इसका मतलब वो उस ऑब्जेक्टिव के प्रति कमिटेड नहीं है। थॉट अलग हो सकता है, अननेचुरल चीज है, नेचुरल चीज है, अलग अलग थॉट हो सकता है, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव के लिए हमारा इकट्ठा रहना अनिवार्य है, हमारी जरूरत है, और इसलिए हमें इकट्ठा वो ऑब्जेक्टिव ही बांध कर रख सकता है डिस्पाइट द डिफरेंट थॉट। और ये थॉट आज और मेरा और आपका नहीं मिल रहा है, लेकिन ये स्टैटिक है क्या? थॉट स्टैटिक नहीं है, थॉट डायनामिक है। तो आज मेरे विचार आपके साथ नहीं मिल रहे, लेकिन जरूरी नहीं है कि कल नहीं मिलेंगे, कल मिल सकते हैं। लेकिन फारकत तो मैंने आज ले ली ना, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हो रहा है हमारे समाज में, इसलिए संगठन टूटते हैं। इसलिए बामसेब के विषय मतलब अगर ऑनेस्ट ऑब्जेक्टिव के प्रति अगर कमिटेड और आदमी रहा तो फिर ये नहीं हो सकता, लेकिन ऑब्जेक्टिव के ऊपर था फोकस कम। ये जो लोग अलग अलग जाते हैं, अलग अपना बनाते हैं, इसका मतलब
मैं कम हूं क्या, जैसे ही वो मैं कम हूं क्या ऐसा सोचता है, विजन कहाँ गया उसका, ऑब्जेक्टिव पे रहा या सेल्फ पे। विजन सेल्फ पे जब चला जाता है तब ये समस्या होती है, तब संगठन टूटे, ये प्रक्रिया है। आखिर में बहुजन समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? बहुजन समाज को मेरा यही संदेश है कि यू फाइट एंड फाइट टिल वी फिनिश द ब्राह्मणिज्म फ्रॉम दिस कंट्री, एंड फॉर दैट यू मस्ट रिमेन यूनाइटेड। यही मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यूनाइटेड ओनली वी कैन फाइट ब्राह्मणिज्म, वॉट एवर मे बी द ब्राह्मणिज्म, वो करेंगे हमारे खिलाफ में, जितना करना है वो करने दें। हम अपने को कैसे संगठित रह के उनको अल्टीमेटली उनको उनकी जगह देने का जगह दिखा देने का काम करने के लिए ही हर व्यक्ति ने काम करना चाहिए। अपने जीवन के मिशन में जिन्होंने समर्पित अपना जीवन दिया है जिस संगठन के द्वारा विचारों के लिए, उस संगठन के तहत अपने विचार हमारे प्रेक्षकों के सामने, दर्शकों के सामने पुनः एक बार आयुष्मान बीडी बोरकर साहब ने रखे हैं। हम आशा करते हैं कि इन्हीं विचारों के साथ एक बहुजन समाज के प्रेक्षक वर्ग होने के नाते आप इस बात को परिवर्तन के लिए जरूर अमल में लाने की कोशिश करेंगे। यही अपेक्षा के साथ आज की मुलाकात का दौर यही खत्म करते हैं। फिर एक बार बोरकर साहब का हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने त्रिवेज मीडिया टीवी के लिए इतना समय दिया। साहब